क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है? सबसे पहले हम लोग इस यूक्लिड डिवीज़न लेमा को 3 भाग में बांटते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो पहला भाग है हमारा यूक्लिड। तो यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक ग्रीक के गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, जिनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। इन्होंने ही इस लेमा को दिया था, इसीलिए ये जो लेमा है इनके नाम पे पड़ा है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब हम अगला टॉपिक डिवीज़न के बारे में जानते हैं। डिवीज़न को आप लोगों ने बचपन में सभी कोई नहीं सीखा होगा। इसमें मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड क्या होता है? जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं। जैसे यहाँ हम 13 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा डिवाइडेंड कौन है? 13। अगला है हमारा डिवीज़र। डिवीज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमारा डिवाइज़र है 2। कोशेंट, इसके बाद है कोशेंट। कोशेंट वो कि जब हम डिविजिबर से डिवाइडेंड को डिवाइड करते हैं तो वो कितने बार में गया? वो 6 बार में गया। तो ये जो 6 है इसको हम कोशेंट कहते हैं। इसके बाद डिवाइड होने के बाद कभी कभी पूरा कट जाता है, मतलब 0 आता है, और या कभी कभी कुछ नंबर बच जाते हैं। ये जो बचा हुआ नंबर है इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 1 है। जब हम 2 से 13 को डिवाइड करते हैं तो वो 6 बार में जाता है, 2 6 12, और 13 से जब हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारा 1 रिमाइंडर बचता है। तो ये रिमाइंडर हो गया। तो चलिए लेमा के बारे में जानते हैं। लेमा मैथ का वह वर्ड है जो यूनिवर्सल प्रूवन होता है। इसी के सहायता से हम अन्य इक्वेशंस को प्रूव करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये यूनिवर्सल प्रूवन क्या होता है? जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल प्रूवन होती है, हम उनको प्रूव करने के लिए हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर हम सन और अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ परिक्रमा करता है, ये यूनिवर्सल प्रूवन है, हमको इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। या हम बोले कि सन अपने ईस्ट से निकलता है, तो ये भी यूनिवर्सल प्रूवन है। वो हमेशा, आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो सन जो है वो ईस्ट से ही निकलेगा। तो ये यूनिवर्सल प्रूवन है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। उसी तरह मैथ में लेमा जो होता है वो यूनिवर्सल प्रूवन होता है, उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हम इस लेमा के सहायता से अन्य चीज़ों को प्रूव करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो वापस हम आते हैं अपने डिवाइड पे। तो हम यहाँ पे डिविजिबर, डिवाइडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर के बारे में जाना। ये पता करने के लिए कि हमारा डिवाइड सही है या गलत है, हम क्या कर सकते हैं? हम डिविजिबर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और जो अपना प्रोडक्ट आता है उसमें रिमाइंडर को हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हमारा डिविजिबर कितना है? अपना डिविजिबर है 2, तो हम 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? क्वेश्चन से। क्वेश्चन अपना कितना है? क्वेश्चन अपना 6 है, तो हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसमें रिमाइंडर जोड़ना है, तो अपना रिमाइंडर कितना है? अपना रिमाइंडर है 1, तो हम उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो देखा जाए कितना आता है। अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आता है 12। 12 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो अपना आंसर आता है 13। अपना आंसर आता है 13। तो ये 13 क्या है? ये 13 अपना डिवाइडेंड है। तो इससे ये साबित हो गया कि हमारा डिवाइड सही है। तो ये जो नियम है जिससे हमें ये पता चला कि हमारा डिवाइड सही है या गलत है, इसी को कहा जाता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो इसमें हमने इस नियम को हम कैसे डिराइव करेंगे? तो ये नियम ये ऐसे है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजिबर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड ने क्या किया कि इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट किया। उन्होंने क्या किया कि डिवाइडेंड को ए मान लिया, डिविजिबर को बी मान लिया, क्वेश्चन क्योंकि Q से होता है उसको उन्होंने Q मान लिया, और रिमाइंडर R से होता है तो उसको उन्होंने R मान लिया। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू B मल्टीप्लाई Q प्लस R, और शॉर्ट फॉर्म में अपना होगा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो है यही है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जिसका हम लोग
इस एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिमाइंडर आर के बारे में। ये रिमाइंडर आर कितना हो सकता है, तो ये रिमाइंडर कितना हो सकता है, इसके लिए हमें पहले कुछ एग्जाम्पल जानने होंगे। तो चलिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हम डिविजर 8 से 72 डिविडेंड को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 72 से जब 8 हम डिवाइड करते हैं तो ये क्वेश्चन 9 बार में जाएगा। तो हम जानते हैं कि 8 9 से 72, तो 72 माइनस 72 इक्वल टू 0। तो अपना रिमाइंडर कितना बचा, अपना रिमाइंडर बचा 0। तो अब हम लोग इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा पे रख कर चेक करते हैं कि अपना जो ये डिवाइड हमने किया है वो सही है या गलत है। तो अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी कितना है, बी मतलब डिविजर, डिविजर कितना है अपना 8, और क्यू क्यू मतलब क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन अपना है 9। तो 8 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 72। अभी 72 में हमें क्या प्लस करना है, हमें 72 में रिमाइंडर 0 प्लस करना है। तो हम जानते हैं कि 0 जब भी हम प्लस करेंगे तो सेम आता है, तो 72 प्लस 0 इक्वल टू 72। तो अपना आंसर कितना आया 72। ये 72 क्या है, ये 72 अपना डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड है। तो इसका मतलब अपना ये जो फॉर्मूला है, लेमा है, वो उस हिसाब से अपना डिवाइड सही हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम डिविजर 8 से डिवाइडेंड 79 को डिवाइड करेंगे। जब हम 8 से 79 को डिवाइड करते हैं तो वो क्वेश्चन 9 बार में जाता है। ये जो 9 है हम जानते हैं कि 8 9 जा कितना होता है 72। 72 से अगर हम 79 में अगर हम 72 का माइनस करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है 7 मिलता है। अब इसी को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में रखकर चेक करते हैं कि हमारा डिवाइड जो था वो सही है या गलत है। तो चलिए रखते हैं। तो अपना यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो बी कितना है, बी है अपना 8, क्यू कितना है, क्यू है अपना 9। तो 8 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई 9 होता है अपना 72। उसमें हमें ऐड कितना करना है, उसमें हमें आर को ऐड करना है, आर कितना है 7। तो जब हम 72 को में 7 को प्लस करते हैं तो हमको आंसर कितना आता है, हमें आंसर आता है 79, जो कि हमारा डिवाइडेंड है। तो इससे भी ये प्रूव हो जाता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो भी डिवाइड हम करते हैं उसका हम जांच सकते हैं कि हमारा डिवाइड सही है या गलत है। नए एग्जाम्पल से हम आर के बारे में जानना चाह रहे थे कि हमारा आर मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारा जो आर था वो 0 था। तो अब ये 0 से कम रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर 0 से कम आएगा तो क्या आता है -1 -2। तो डिवाइड में -1 और या -2 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो आर हो सकता है वो मिनिमम 0 हो सकता है। चलिए अब मैक्सिमम के बारे में जानते हैं। तो रिमाइंडर मैक्सिमम कितना मानेंगे, मैक्सिमम हम हमेशा डिविजर से कम मानेंगे। क्यों डिविजर से कम मानेंगे, अब सपोज करिए कि यहाँ पे हमारा डिविजर जो है वो 8 है, और अगर हमारा रिमाइंडर भी 8 होता, मतलब डिविजर के बराबर, तो वो 8 1 8 में तो चला ही जाता, तब रिमाइंडर अपना 0 बचता, तब अपना रिमाइंडर 0 बचता। अगर उससे ज़्यादा रहता, 8 से ज़्यादा रहता, सपोज कीजिए यहाँ पे रिमाइंडर अपना 9 बचता, तब भी वो 1 बार में चला जाता, 8 1 जा 1, और हमारा रिमाइंडर तब कितना बचता 1 बचता। तो अपना आर कितना हो सकता है, तो हम जान गए कि अपना आर मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम 7 हो सकता है, यानी वो डिविजर बी से कम हो सकता है। क्यों, क्योंकि जैसे उससे ज़्यादा होगा तो नेचुरली डिविजर से वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिविजर अगर हम सपोज करिए बी हम कितना मानते 8 है, तो हमारा आर कितना हो सकता है, हमारा आर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लेकिन वो 8 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमारा डिविजर 8 है। तो 8 नहीं हो सकता या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो 0 से लेके 7 तक ही हो सकता है। तब हमारा क्या फॉर्मूला बना, हमारा फॉर्मूला बनता है आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी। तो हमेशा आर जो रहेगा वो 0 से स्टार्ट होगा और बी के एक पहले तक होगा। तो इस फार्मूला को, इन दोनों फार्मूला को हम आगे भी अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं।
एक्सरसाइज 1.1 का हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल का हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें HCF निकालना है। तो यहाँ पे HCF के लिए हम पहला ही वाला नंबर ले लेते हैं 135 एंड 225। तो 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। HCF निकालना आप तो सभी को ही जानते हो। हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसी चीज़ को हल करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी हम 225 और 135 में डिवाइड करेंगे। तो जैसा जानते हैं हम लोग ये भी कि डिवाइड में जो डिविजिबल होता है वो छोटा होना चाहिए और डिवाइडेंड को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 225 में और 135 में 225 बड़ा है, इसलिए 225 जो है वो डिवाइडेंड का काम करेगा और 135 को हम एज ए डिवाइजर यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 135 से 225 को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, अपना क्वेश्चन आया 1। तो 135 बन जा 135। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो अपना रिमाइंडर कितना आया, अपना रिमाइंडर आता है 90। तो अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे। अब इस चीज़ को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है A = BQ + R। तो इसी फार्मूला में हमें लिखना है। तो अपना A कितना है, A है अपना 225, B कितना है, B है अपना 135, Q कितना आया, Q अपना 1 आया है मल्टीप्लाई 1 और रिमाइंडर R कितना है 90। तो यहाँ पे अपना +90। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसलिए अभी हम लोग आगे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर तो अपना 90 आया है, तो अब इस 90 को हम डिविजिबल के रूप में यूज़ करेंगे। और डिवाइडेंड क्या होगा, ये जो पहले जो डिवाइडेंड था उसको हम अब डिविजिबल था उसको अब हम डिवाइडेंड के रूप में यूज़ करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा इस मेथड में हम लोग हमेशा पहले वाले डिविजिबल को अगले स्टेप में डिवाइडेंड के रूप में यूज़ करते हैं। तो 90 बन जा 90 हो गया, 90 बन जा 90 में कितना आया अपना 90 आ गया। अब 90 से 135 से 90 को हम लोग माइनस करते हैं तो अपना रिमाइंडर कितना है, अपना रिमाइंडर आ गया 45। इसको वापस हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखेंगे। तो अपना डिवाइडेंड कितना था, A कितना था 135, B कितना आया, B अपना 90 हम लोगों ने माना था, तो यहाँ पे 90 हो गया। क्वेश्चन कितना आया था, 1 आया था Q और रिमाइंडर R कितना आया था 45। लेकिन यहाँ अभी भी R 0 नहीं आया, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने अभी बात किया कि जो रिमाइंडर होता है वो किस में बदल जाता है, वो डिविजिबल में बदल जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर अपना 45 था तो वो डिविजिबल में बदल गया। और जो पहले स्टेप में डिविजिबल होता है वो नेक्स्ट स्टेप में किस में बदल जाता है, वो डिवाइडेंड में बदल जाता है। तो पहले स्टेप में हमारा डिविजिबल कितना था 90, अब वो डिवाइडेंड में बदल गया। तो अब हम 45 से 90 को डिवाइड करेंगे। 45 से जब हम 90 को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आया हमारा 2। तो 45 2 जा 90, 90 में से 90 गया, रिमाइंडर बचा 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको वापस हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखेंगे। तो A अपना कितना है, A अपना है 90, B कितना है 45, Q कितना है 2 और R कितना है 0। तो 0 आ गया है। तो 0 आया क्यों, 0 आया है हमारा जब हम 45 से डिवाइड किए हैं तब। इसका मतलब 45 से डिवाइड करने पे जब 0 आ गया तो इसका मतलब 135 और 225 का HCF कितना हो गया, इसका HCF हो गया 45। तो इस मेथड से हम लोग किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर का हम लोग HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि जो ऑड इंटीजर है वो 6 + 1, 6 + 3 या 6 + 5 ही हो सकता है। तो पहले ऑड और इवन के बारे में हम लोग तो जानते ही हैं कि इवन वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए और ऑड वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो ऑड में कौन कौन नंबर आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा। मतलब जो जो 2 से डिवाइड ना हो वही होते हैं ऑड। तो हमें प्रूव करना है कि 6 + 1, 6 + 3 और 6 + 5 अपने ऑड है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक A इंटीजर को ले लेते हैं क्योंकि A हमें चाहिए, और हम एक B भी ले लेते हैं। B अपने हम लोग 6 मानते हैं। 6 इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें जितना भी ये क्वेश्चन है इसमें 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 आया। तो Q यहाँ पे Q के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए हम B 6 को ही लेंगे।
अगर वो q के साथ किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करता तब हम b वो नंबर लेते। अगर मान लो वो 6 के साथ q के साथ अगर वो 7 को मल्टीप्लाई करता तो हम b 7 लेते। तो अब आगे चलते हैं। तो अब हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a तो अभी हमें पता नहीं, a को a ही मानेंगे। b हमें पता है, b हमने कितना लिया, b हमने 6 लिया है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, अब हमारा फॉर्मूला बनता है a इक्वल टू 6q प्लस आर। आर कितना हो सकता है, अब हम लोग पहले बात करें कि आर कितना हो सकता है। हमने पहले भी बोला कि आर जो हो सकता है वो मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम b से कम होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारा b कितना है, b अपना 6 है। तो इसका मतलब r कितना हो सकता है, 5 तक ही हो सकता है। तो अब हमारा r क्या क्या हुआ, हमारा r बनता है r इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा b जो है वो 6 है, इसलिए वो केवल 5 तक ही हो सकता है। तो अब हम लोग अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। अगर हम लोग r इक्वल टू 0 लेते हैं, अगर हम r इक्वल टू 0 लिखते हैं तब हमारा यूक्लिड फार्मूला क्या होगा, तब हमारा यूक्लिड फार्मूला होगा a इक्वल टू 6q प्लस 0। तो 6q प्लस 0 जो आया अपना ये क्योंकि हमारा r तो 0 है तो इसलिए r की जगह हम 0 ही लिखेंगे। तो 6q प्लस 0 इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा अपना 6q। तो 6q अपना इवन नंबर होगा। क्यों इवन नंबर होगा, इवन नंबर इसलिए होगा कि यहाँ पे 6 से q का मल्टीप्लाई हो रहा है। हम जानते हैं कि 6 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही नंबर होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे 6 का टेबल, अगर हम लोग बात करें 6 के टेबल की, तो आप टेबल में देख रहे हो 6 1 जा 6। तो हमने अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 2 जा 12। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते 12 आता है, ये भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है। अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 एक ऑड नंबर है, लेकिन अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करते तब हमारा 18 आता है, वो भी इवन नंबर है। अगर हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 6 4 जा 24, 4 इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, आंसर भी हमारा इवन नंबर 24 आता है। 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते, 6 5 जा 30। तो 6 तो इवन नंबर था लेकिन 5 क्या था, 5 अपना ऑड नंबर था, इस लेकिन हमारा जो आंसर आया 30 वो इवन नंबर था। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम 6 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, वो इवन नंबर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में हम r इक्वल टू 1 ले लेते हैं। अगर हम r इक्वल टू 1 लेते हैं तब हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, तब हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है 6q प्लस 1। 6q प्लस 1 ये ऑड नंबर। अब आप कहोगे कि ऐसे ऑड नंबर है, भाई ये ऑड नंबर इस तरीके से है कि आप 6q मतलब 6 के किसी भी मल्टीप्लाई में 1 प्लस करते हो तो वो ऑड आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि 6 1 जा 6 था, अगर हम इसमें 1 प्लस करते तो ये कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। उसी तरह अगर ये 6 2 जा 12 था, उसमें भी अगर हम 1 प्लस कर देते तो 13 हो जाता है। अब अगला देखो, अगर 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 आता है, 6 मल्टीप्लाई 18 आता है, उसमें भी अगर हम 1 प्लस कर दे तो 19 हो जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर 6q प्लस 1 में 6q प्लस 1 मतलब 6 मल्टीप्लाई q में अगर हम 1 प्लस करते तो हमेशा ऑड नंबर आता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर अपना आता है, ये जो 6q प्लस 1 आता है, ये जब भी आएगा वो क्या होगा, ऑड होगा। तो पहला हमें यही प्रूफ करना था कि 6q प्लस 1, जैसा कि हम लोगों ने अभी अपने सवाल में भी देखा था कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये तीनों ऑड नंबर है। तो हमने 6q प्लस 1 को प्रूफ कर दिया कि ये ऑड नंबर है। चलिए अब बाकी का हम लोग प्रूफ करें। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया जब हमने रिमाइंडर r को 1 लिया, अब रिमाइंडर r को हम 2 लेते हैं। तो r को अगर हम 2 लेते हैं तब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, तब हमारा फॉर्मूला बनता है a इक्वल टू 6q प्लस 2। अब ये 6q प्लस 2 है, ये इवन नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 6 के टेबल में आप कोई भी टेबल पढ़ो और उसमें जब 2 प्लस करोगे तो वो तो इवन ही होगा, तो ये अपना इवन हो गया। अब हम लोग तीसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं कि हम r
r इक्वल टू 3 लेते हैं, अगर हम r इक्वल टू 3 लेते हैं तब हमारा इक्वेशन क्या बनता है, अपना इक्वेशन बनता है a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3। ये एक अपना ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर क्यों होगा, क्योंकि भाई हम अगर 6 में किसी को भी मल्टीप्लाई करें और उसमें 3 प्लस कर दे तो वो ऑड ही आएगा। अब आप वापस टेबल में चलिए तब शायद आप समझ सकें। अगर हम 6 में 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 1 जा क्या होता है, 6 होता है। इसमें हम प्लस कर दें, प्लस कितना कर दें, 3 को प्लस कर दें, तो अपना 6 प्लस 3 कितना हो जाता है, 9। 9 क्या है, ऑड नंबर। सेकंड देखते हैं 6 क्यू। अब क्यू की जगह हम 2 ले लेते हैं, 6 2 जा 12। 12 में अगर हम वापस 3 प्लस करते हैं तो अपना कितना आता है, अपना आता है 15। ये भी क्या है, ये भी अपना है ऑड नंबर। अगला एग्जाम्पल कि 6 क्यू में हम क्यू को हम 3 ले लेते हैं, तो 6 3 जा कितना होता है, 18। 18 में वापस हम 3 प्लस कर देते हैं, तो 18 प्लस 3 कितना हो गया, 21। ये भी अपना ऑड नंबर है। तो ये भी प्रूव हो गया कि अगर हम r इक्वल टू 3 लेंगे और हमारा इक्वेशन बनता है a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, तो वो एक ऑड नंबर होगा। तो ये भी अपना प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ पे चलते हैं। अब हम r इक्वल टू 4 लेते हैं। r इक्वल टू 4 लेने पे हमारा इक्वेशन क्या बना, अपना इक्वेशन बना a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4। ये इवन नंबर होगा। इवन नंबर वही हिसाब से होगा कि भाई 6 में q अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 प्लस करते हैं तो अपना इवन होता है। जैसे अगर हम q को 1 लें तो 6q मतलब 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 कितना हो गया, अपना हो गया 10। 10 क्या है, 10 अपना है इवन नंबर। इसी तरह अगर हम 2 लेते हैं तो 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना हो जाता है, 16। वो भी इवन नंबर है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम 4 लेते हैं तो अपना जो इक्वेशन बन रहा है वो इवन नंबर का बन रहा है। अगला चलें। अब अगर हम r इक्वल 5 लेते हैं तब हमारा इक्वेशन क्या बनता है, तब हमारा इक्वेशन बनता है a इक्वल 6 क्यूब प्लस 5। ये भी ऑड नंबर होगा। कैसे ऑड नंबर होगा, क्योंकि हम 6 से q को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 5 जो कि ऑड नंबर है उसको ऐड करते हैं तो ऑड ही आता है। चलिए वापस टेबल में चलते हैं और समझते हैं। 6 1 जा 6 और उसमें अगर हम 5 प्लस कर दें तो अपना कितना होता है, 11। 11 क्या है, 11 अपना ऑड नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम 6 2 जा लेते हैं तो 6 2 जा क्या होता है, 6 2 जा 12 और उसमें वापस अगर हम 5 प्लस कर दें तो क्या आता है, 17। तो हमने क्या देखा कि अपना ये जो इक्वेशन है 6 क्यूब प्लस 5 ये ऑड नंबर का। तो हमें यही प्रूव करना था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 ये एक ऑड इंटीजर है। इस एक्सरसाइज में और जितने भी क्वेश्चन हैं इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें प्रूव करना और इसी तरह हमें प्रूव करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर भी अगर किसी को ना आए तो मुझे मैसेज करें, मैं उसे वो सवाल बता दूंगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को जानने से पहले हम लोग पहले प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जान ले। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक वह खुद और एक 1, मतलब वो केवल 2 ही नंबरों से कट सके, या तो अपने आप से या तो 1 से। जैसे हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर में हम लोगों ने किसको किसको लिया, 2 को लिया, 3 को लिया, 5 को लिया, 7 को लिया, 11 को लिया। अब अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 को कौन कौन काट सकता है, 5 को या तो 1 काट सकता है या खुद 5 काट सकता है, और कोई नंबर नहीं है जो 5 को काट सके। इसलिए 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है। अगला एग्जांपल हम 7 को ले लेते हैं। 7 के बारे में आप सोचिए, 7 को कौन कौन नंबर काट सकता है। 7 का पहला फैक्टर होता है 1 और सेकंड नंबर होता है वो खुद 7। तो 7 को 7 ही काट सकता है या 1 काट सकता है, इन दोनों के अलावा और कोई नहीं काट सकता। इसलिए ये भी क्या है, प्राइम नंबर। तो हमने क्या देखा कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वह खुद और एक होता है 1। इसके अलावा तीसरा कोई भी फैक्टर नहीं होता। ऐसा जो भी नंबर होता है उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। सेकंड है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सपोज करिए 4 को लेते हैं तो 4 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं। तो 4 का पहला फैक्टर है 1, कि भाई 1 से तो सभी कटता है। सेकेंड उसका होगा 2, हम जानते हैं कि 4 2 के टेबल में आता है। थर्ड होगा इसका 4, खुद अपने आप से भी कटेगा। तो हमने क्या देखा, कंपोजिट के 3 फैक्टर 1 2 और 4। तो हमने क्या जाना कि कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जबकि प्राइम के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वह खुद। तो
अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर हम अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 10 को, तो 10 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? 10 का पहला फैक्टर होता है 1, सेकंड 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, और वो खुद अपने आप को भी काटता है 10। तो यहाँ पे 10 के 4 फैक्टर है, 1, 2, 5 और 10। तो इसका मतलब 10 के 4 फैक्टर होने का मतलब ये 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, इसलिए ये भी कंपोजिट है। तो अब हम प्राइम और कंपोजिट को जब जान गए हैं, तब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते। तो जो अपना पहला नंबर है उसमें हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर निकालने के लिए कई है हमारे सामने और भी क्वेश्चन, जब उसमें पहला है 140, सेकंड है 156। तो हम इसमें 140 को लेते हैं, एक सवाल आपको बताते हैं, बाकी आप खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अभी हम 140 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम 140 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 140 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो कितने बार में डिवाइड होता है? वो 70 बार में डिवाइड होता है। यहाँ हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो प्राइम नंबर हो, जो कौन हो? प्राइम नंबर हो, ठीक है। प्राइम नंबर के अलावा हमें किसी और नंबर से, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं 140 को, तो हमारा क्वेश्चन कितना आता है? 70 आया। फिर 70 को हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 70 जब डिवाइड होता है तो कितना आता है? 35 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम है हमारा 5, वो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से जब हम 35 को डिवाइड करते हैं तो आता है अपना 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 7 अपने आप से ही डिवाइड होगा। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा वो कितने बार में गया? क्वेश्चन कितना आया अपना? 1 आया। तो बस अब अपने फैक्टर कौन कौन हो गए? अपने फैक्टर हो गए 2, 2, 5, 7। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2, 2, 5, 7। क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार है, इसलिए हम 2 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 5 का 5 ही रहेगा, 7 का 7 रहेगा। तो हमने क्या देखा कि 140 के जो फैक्टर आए उसमें 2 2 थे, एक 5 था और एक 7 था। तो इस तरीके से हम बाकी नंबर के भी फैक्टर निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसके बाद हमें प्रूव भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दो नंबर जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों आपस में क्या हो? इक्वल हो। मतलब एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स। तो इस बात को हमें प्रूव भी करना है। तो चलिए देखिए कौन कौन से हमारे पास नंबर है। हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं? हमारे पास पहला नंबर है 26 एंड 91, सेकंड नंबर हमारे पास है 5, 10 एंड 92, थर्ड नंबर जो हमारे पास है वो है 336 एंड 54। तो हमें इन्हीं 3 पेयर्स के एलसीएम भी निकालने हैं और एचसीएफ भी निकालना है और फिर उनको प्रूवन भी करना है। तो हम यहाँ पे 26 एंड 91 को लेकर चलते हैं, बाकी आप अपने से करेंगे। तो चलिए 26 एंड 91 को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालते हैं। तो हम 26 को किससे डिवाइड करते? 2 से डिवाइड करते, 13 बार में जाता है। 13 क्योंकि प्राइम फैक्टर है तो इसलिए 13 से 13 ही जाएगा। तो हमारे पास 2 फैक्टर मिले। हमारे कौन कौन से फैक्टर मिले? 2 और 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट अब हम किसको लेते हैं? अब हम 91 को लेते हैं। 91 को हम 7 प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं और हमारा आता है 13। तो 13 क्योंकि वो भी प्राइम फैक्टर हम जान ही रहे हैं तो इसलिए 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास जो 2 फैक्टर मिले वो कौन कौन से थे? 17 एंड 13। तो उसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है अपना एचसीएफ। 26 में भी 13 है और 91 में भी 13 है, तो दोनों का कॉमन क्या हो गया? 13। तो एचसीएफ अपना हो गया 13। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन वाले को ले लेते हो। तो 13 दोनों में है तो कॉमन क्या हो गया अपना? 13। अभी कॉमन के बाद जो बचा उसको भी एलसीएम में ले लेते। तो हमने 26 का पहला फैक्टर 13 तो ले लिया, बचा क्या? 2 बचा। तो हम अब 2 को ले लेंगे। उसी तरह 91 के भी कॉमन 13 को हमने ले ही लिया था, बचा क्या? बचा अपना 7। तो अब उसको 7 को भी ले लेंगे। तो अब हमारा एलसीएम कितना हो जाता है? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, टोटल 182। तो हमारे पास अब एलसीएम भी हो गया और
HCF भी हो गया। तो अब हम लोग उस फॉर्मूला में चलते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन है, हमारे दो नंबर कौन कौन है? तो हमारा पहला नंबर है 26 और सेकंड नंबर है 91। तो हम 26 को 91 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2366। अब हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके देखें तो हमने अभी देखा कि अपना HCF कितना आया था, 13 आया था, और LCM हमने कितना निकाला था, 182। इन दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 2366। तो हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी इतना ही है और LCM मल्टीप्लाई HCF भी इतना ही है। तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास दो नंबर है। पहला नंबर है हमारा 306 और सेकंड नंबर है अपना 657 और हमारे पास HCF भी है। HCF कितना है, 9 है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है LCM। हमें इन तीनों नंबर से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और HCF से हमें LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है। हमारा फॉर्मूला क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की जो दोनों नंबर हैं वो हमें पता है कौन कौन है। पहला नंबर है 306 और सेकंड नंबर है 657। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। HCF यहाँ पे क्या कर रहा है, HCF अदर साइड मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब वो अपना साइड बदलेगा तो हम जानते हैं जब वो साइड बदलता है, कोई भी नंबर अगर अपना साइड बदलता है तो अगर उधर मल्टीप्लाई करता है तो नेक्स्ट साइड में वो दूसरे साइड में वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे वो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है। तो HCF का वैल्यू हम उसको पुट करेंगे। HCF की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, हम उसको पुट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ऊपर के जो दोनों नंबर है उनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और 9 से डिवाइड करते ही हमें LCM प्राप्त हो जाता है जो है अपना 22,338। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमें दो नंबर पता थे और उनके HCF पता थे, तो हम ऑटोमेटिकली LCM निकाल लिए। उसी तरह अगर हमें ये दोनों नंबर और LCM पता होता तो हम HCF भी निकाल लेते, या अगर हमें LCM HCF और एक नंबर पता होता तो हम सेकंड नंबर भी पता लगा सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और अगर इन एक्सरसाइजों में भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करें, मैं उसे बताऊँगा। थैंक यू।